Good morning, students and my dear friends. Today is 5th of July 2022, Tuesday. Motivation of the day is the act of doing something undoes the fear. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। ट्रेड गैप वाइडन्स टू रिकॉर्ड $25.6 बिलियन। तो इंडिया में जून के महीने में एक्सपोर्ट के कम होने की वजह से, एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और इंपोर्ट में इंक्रीज़ की वजह से जो जून के महीने में इंडिया का मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट आया है, दैट हैज़ अचीव द न्यू हाई विद $25.6 बिलियन। तो इंडिया में गुड ट्रेड डेफिसिट जून के महीने में $25.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। और इसका जो रीज़न रहा वो इंडिया में एक्सपोर्ट जो था वो स्लो डाउन हुआ और जो इंपोर्ट था, मोर स्पेसिफिकली गोल्ड का इंपोर्ट, कोल का इंपोर्ट और क्रूड ऑयल इंपोर्ट इंक्रीज होने की वजह से, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इंपोर्ट बिल इंक्रीज होने की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है ये विजिबल है जून के मंथ में। मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट क्या हो, जिसको हम गुड्स ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। तो बहुत अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको समझाऊं तो इंडियन इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट है, गुड्स का एक्सपोर्ट्स, वो कम हुआ है इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट। गुड्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम यहाँ पर, ना कि सर्विसेज की। तो जून के महीने में इंडिया ने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, या हम ये कहें इंपोर्ट पर ज़्यादा बिल पे किया है इन कंपैरिजन टू व्हाट इंडिया हैज़ अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट। और इसी की वजह से जो इंपोर्ट बिल्स हमारे ज़्यादा होने की वजह से हम इस सिचुएशन को बोलते हैं कि इट इज़ अ ट्रेड डेफिसिट सिचुएशन और मर्केंटाइज डेफिसिट सिचुएशन। तो रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज़ किया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 16.8% तक इंक्रीज़ हुआ है इन द मंथ ऑफ जून। और अगर वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $38 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी ने किया है। जबकि अगर इंपोर्ट की बात करें उसी के कंपैरिजन में, तो इंपोर्ट में 51% का इंक्रीज देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू द एक्सपोर्ट। और अगर वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $63.6 बिलियन का इंपोर्ट इंडियन इकोनॉमी ने किया है इन द मंथ ऑफ जून। तो एक्सपोर्ट केवल 16% तक इंक्रीज हुआ, जबकि इंपोर्ट में 51% का इंक्रीज देखने को मिला, और जिसकी वजह से ये जो ट्रेड डेफिसिट है $25.6 बिलियन का ये विजिबल है। और क्लियरली हम समझ सकते हैं कि जो इंपोर्ट बिल्स हो रहे हैं, जो हमारे इंपोर्ट्स जंप हो रहे हैं, इसका रीज़न जो इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ग्लोबल लेवल पे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली शूट आउट हो रहे हैं। इसी की वजह से जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है वो जंप कर रहा है, जबकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल को लेकर के, उसकी वजह से 94.2% का इंक्रीज केवल और केवल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल्स में देखने को मिल रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो $20.7 बिलियन का इंडिया ने केवल और केवल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है इन द मंथ ऑफ जून। और जबकि सेकेंड कमोडिटी जो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंपोर्ट कमोडिटी है वो है गोल्ड। जिस तरीके से मार्केट, इक्विटी मार्केट और अदर मार्केट डाउन चल रही हैं, तो इस पैंडमिक की सिचुएशन में, इस स्लो डाउन की कंडीशन में भी जो इंडियंस हैं उनका जो अट्रैक्शन है गोल्ड की तरफ वो कम नहीं हो रहा। इसके बावजूद इक्विटी मार्केट भी बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रही, जिस तरीके से इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट या अदर फाइनेंशियल मार्केट में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका गोल्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहा, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहा, जिसकी वजह से जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 169% तक इंक्रीज़ हो गया ड्यूरिंग दिस मंथ। और अगर क्वांटम्स की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली $2.6 बिलियन का इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट किया है जून के महीने में। तो कोल और या बोले क्रूड ऑयल, गोल्ड और कोल की वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट बिल रहा है जून के महीने में वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। कोल अगर इंपोर्ट की बात करें तो कोल इंपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 248% का जंप देखने को मिला है, मोर देन क्रूड ऑयल, मोर देन गोल्ड। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो कि कोल की शॉर्टेज की वजह से गवर्नमेंट ने जितने भी जो कोल प्रोड्यूसर
और माइनिंग कंपनी से उनको डायरेक्शंस दिए थे कि मानसून से पहले आप मैक्सिमम कोल इंपोर्ट कर लीजिए ताकि मानसून की सिचुएशन में इंडिया में कोल क्राइसिस या पावर क्राइसिस की सिचुएशन ना जनरेट हो। तो इन 3 कमोडिटीज़ की वजह से कोल, क्रूड ऑयल और गोल्ड की वजह से जून के महीने में इंडिया ने रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट या मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट रजिस्टर किया है। और जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इंडिया में फ़िलहाल के लिए ये ट्रेड डेफिसिट हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, दिस इज़ द वरिंग सिचुएशन, क्योंकि एक्सपोर्ट उसके कंपैरिजन में डिप हो रहा है, जबकि केवल गोल्ड का ही इंपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, जो नॉन गोल्ड इंपोर्ट हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर इंडियन इकोनॉमी। और इस इंक्रीज मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट की वजह से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अपने नंबर का डबल हो जाएगा Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में, ऐसा इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि सर्विसेज का जो सरप्लस आ रहा है, सर्विस ट्रेड की अगर बात करें तो उसमें इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम सरप्लस की सिचुएशन में रहता है। तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि सर्विस के केस में जो सरप्लस है वो थोड़ा सा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, बट येस इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें करंट अकाउंट डेफिसिट या कैट पर क्लियरली विजिबल होगा। तो जिस तरीके से मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है दैट विल श्योरली लीड्स टू इंक्रीज इन कैट। और इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि फिलहाल के लिए इंडिया के लिए वरी सिचुएशन है। दिस इज द ग्राफ्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली अप्रैल 2021 से ये जो गैप है ये वाइडन हो रहा है in terms of trade deficit, and India's trade deficit in Q1 of financial year 23 rose to approximately 124% year on year basis। और FPI जो आउटफ्लो है वो कंटिन्यू है, हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। और एक्सपर्ट्स का एक कहना है कि जो कैड है वो $30 बिलियन रहा Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली डबल था। और यही ट्रेंड अभी आगे कंटिन्यू करने की बात भी इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पेज नंबर 4 पर 2 न्यूज़ और दी हुई हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको भी हम इसी कॉलम में कवर करेंगे। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। इंडिया मिसेस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक टैग बाई $13 बिलियन। So as per the recently published data by World Bank, Indian economy was slightly smaller than the UK। तो UK की इकोनॉमी के कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी केवल और केवल $13 बिलियन नीचे रही, जिसकी वजह से जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग है वो इंडिया को नहीं मिल पाया। तो वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा पब्लिश किया है रिसेंटली, और उस डेटा के अकॉर्डिंग इकोनॉमीज़ की रैंकिंग करी है ऑन द बेसिस ऑफ, या बोले कंट्रीज़ की रैंकिंग करी है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एंड परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसमें इंडिया 5th पोजीशन पर आ जाता अगर इंडिया की जो इकोनॉमी उसमें अप्रॉक्सीमेटली 13 बिलियन का इंक्रीज हो जाता है। फिलहाल के लिए यूनाइटेड किंगडम 5th पोजीशन पर है, और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि टाइम बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इट्स ओनली मैटर ऑफ 1 ईयर। 1 साल बाद इंडियन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग अचीव कर लेगी, 5th पोजीशन पर पहुंच जाएगी बाय ओवरटेकिंग द यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा मेथडोलॉजी को लेकर के भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कैलेंडर ईयर, जबकि इंडिया के का जो डेटा रहा वो फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर अप्रैल टू मार्च का जो हमारा ईयर होता है फिस्कल ईयर, उसके बेसिस पर प्रेजेंट किया गया है। तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि हो सकता है कि अगर फिस्कल ईयर के बेसिस पर डेटा प्रेजेंट किया जाए तो इंडिया अभी भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पोजीशन पर होगी, लेकिन अगर कैलेंडर ईयर को लेकर चलते तो बाय नेक्स्ट ईयर इंडिया विल बी ऑन द 5th पोजीशन। और अगर फिगर राउंड ऑफ किया जाए, वैल्यूएशन देखा जाए, तो इंडियन इकोनॉमी जो अप्रॉक्सीमेटली $3.2 बिलियन पर प्लेस थी इन फाइनेंशियल ईयर और इन World Bank data in 2021. However, to be specific, the UK economies was bit higher, that is approximately $3.19 trillion against the India's, that is 3.17 trillion during the year as per the World Bank data. And definitely it was just $13 billion. Indian economy was just $13 billion behind the UK's in financial year or in calendar year 2021। तो करंट प्राइस के टर्म में फिलहाल इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पर नहीं है, लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करी जाए तो इंडिया इज़ ऑन द 3rd पोजीशन। इंडिया कंटिन्यू टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इनटू इवन दिस
22 years. As per the recent data published by World Bank, the economy stood at $10.22 trillion, $10.22 trillion, which almost twice as much as the Japan. So Japan का क्या valuation है? That is 5.4 trillion. तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड डेटा. और वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर बात करें करंट प्राइस के टर्म्स में तो इंडिया को नेक्स्ट ईयर लग जाएगा 5th पोजीशन पर आने में और यूके को ओवरटेक करने में. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेंटर कमिटेड टू मीटिंग फाइनेंशियल ईयर 23 फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफिशियल. कई बार हम न्यूज़ में डिस्कस भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी में, टैक्स रिडक्शन स्कीम्स में, वेलफेयर स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको देखते हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इंडियन इकोनॉमी में रखा गया है, बजट में रखा गया है, वो ब्रीच होगा. और हमने इससे पहले भी न्यूज़ में डिस्कस किया था कि 2 महीनों में जो इस अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ओनली 2 मंथ्स में इंडिया ने 12% अचीव कर लिया फिस्कल डेफिसिट का. जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था उसका 12% तो केवल और केवल इनिशियल जो 2 मंथ रहे उनमें हो गया है. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी, जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो इंक्रीज ही होगा. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर हम बोलें फिस्कल डेफिसिट तो बेसिकली टोटल रिवेन्यू मतलब कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और उससे कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है. डेफिसिट की सिचुएशन कब होती है? जब हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं कलेक्शन से, तो उस सिचुएशन को हम डेफिसिट बोलते हैं. यही फिस्कल डेफिसिट फिस्कल सरप्लस में कन्वर्ट हो जाता है अगर गवर्नमेंट के पास कलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है. हालांकि फिस्कल डेफिसिट हर इकोनॉमी में हमेशा ख़राब नहीं होता है. फिस्कल डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, वो खर्च कर रही है, इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रही है. बट कंटिन्यूसली फिस्कल डेफिसिट का बने रहना और हाई फिस्कल डेफिसिट का बने रहना ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है. और इसी फिस्कल डेफिसिट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए FRBM एक्ट भी आया था. आई होप दैट मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट. इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने ये टारगेट अपने लिए सेट किया था कि 3% से नीचे का फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट हर साल अचीव करेगी, या फेज वाइज मैनर में इंडियन इकोनॉमी में जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% से रिड्यूस किया जाएगा. हालांकि बार बार स्केप क्लॉज को इन्वोक करके गवर्नमेंट इस टारगेट को ब्रीच कर रही है. और लास्ट पैंडेमिक ईयर्स में तो गवर्नमेंट के जिस तरह से रेवेन्यू फॉल हुए थे वो बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट रहा. लेकिन अब हम ये बोल सकते हैं कि पैंडेमिक की 3 वेव्स के बाद जो रिकवरी स्टार्ट हुई है उसमें अब गवर्नमेंट का जो कंसर्न है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना. इट मीन्स गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे जो कलेक्शंस हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हो. क्योंकि अगर डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा तो इंडियन इकोनॉमी पर किसी भी इकोनॉमी पर डेट कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा. तो डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट लॉन्ग टर्म या एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट जो फिस्कल डेफिसिट होता है, हाई फिस्कल डेफिसिट, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी, क्योंकि वो इकोनॉमी को डेट लेडन बना देता है. और इसीलिए हर साल फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23 में गवर्नमेंट ने अपने जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसको स्ट्रिंजेंट किया है. लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर के, वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के, जिस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, जिस तरह से इंसेंटिव्स, PLI इंसेंटिव्स हो, चाहे रिसर्च लिंक इंसेंटिव्स प्रोग्राम्स हो, इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रही है, लोन वेवर कर रही है, टैक्स रिडक्शन कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको देखते हुए एक्सपर्ट कई टाइम से कहते आ रहे थे कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, वो भी ब्रीच आउट होगा. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट विल टेक ऑल द measures, necessary measures to control the fiscal deficit to meet the fiscal deficit target for financial year 23. और
जिस तरह से इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि इंडिया जो है वो बेटर पोजीशन पर है करंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का, इस फिस्कल ईयर का, वो इंडिया ब्रीच नहीं करेगा। क्या टारगेट है? अप्रॉक्सीमेटली 6.4% ऑफ जीडीपी। तो इससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी इंडिया। गवर्नमेंट इस टारगेट पर फिक्स रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, एंड दैट इज गवर्नमेंट दैट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट is committed to the fiscal consolidation path and will make all the efforts to meet out this current year budget target of 6.54% of GDP। इसके अलावा विंडफॉल टैक्स को लेकर के भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ऑयल कंपनीज जिस तरह से प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट विल रिव्यू द विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल एवरी फोर्टनाइट based on the foreign currency rates and international oil prices। हालांकि अभी कोई परसेंटेज फिक्स नहीं हुआ है विंडफॉल टैक्स को लेकर के, लेकिन गवर्नमेंट ने सेस तो इंक्रीज कर ही दिया और हमने इस न्यूज़ को कल कवर भी किया था। चाहे उसको विंडफॉल टैक्स का नाम दिया हो गवर्नमेंट ने, ना दिया हो, बट इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ विंडफॉल टैक्स, जहाँ पर जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही हैं ऑयल कंपनीज उनके प्रॉफिट को एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्स्ट्रा सेस या सरचार्ज इम्पोज किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ गैप वाइडन टू 3-year हाई। हालांकि कई बार से हम ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं कि इंडिया में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो पिकअप हो चुकी है। इंडियन इकॉनमी में बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है। इट मीन्स इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और अदर एंटिटीज़ जो हैं वो उन्होंने अब क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। और किसी भी इकोनॉमी में क्रेडिट कितना होगा ये इस बात को डिसाइड करता है कि उस इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये बात डिसाइड करता है कि इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना है, डिमांड कितनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से चल रही हैं और कितना इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो बेसिकली ये लिंकेज होता है, और इसीलिए जब कभी भी क्रेडिट डाउन होता है तो इट इम्पैक्ट और इट जनरेट अ कंसर्न फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड गवर्नमेंट। और हालांकि अगर अभी की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में इंक्रीज हो चुकी है, बट जो पेस होनी चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए, जो क्रेडिट ग्रोथ रेट होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। प्री पैंडेमिक लेवल की अगर हम बात करें तो प्री पैंडेमिक लेवल में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट था वो फिलहाल के लिए इंडिया अभी अचीव नहीं कर पाया, इंडियन इकॉनमी में अभी नहीं आया है, जिसकी वजह से लास्ट 3 साल मतलब वही पैंडेमिक ईयर्स ही, लास्ट 3 सालों का अगर हम डेटा देखें तो देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न बिटवीन द डिपॉजिट ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ रेट तो अचीव हो चुकी है, लेकिन डिपॉजिट्स के केस में हमें उतना ज़्यादा इंक्रीज या वो रेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो पिछले 3 सालों से, हालांकि पैंडमिक के स्टार्टिंग ईयर में क्रेडिट ग्रोथ रेट भी डाउन हुई थी, बट लेकिन जब क्योंकि इंडियन इकॉनमी अब रिकवरी के पाथ पर आ चुकी है आफ्टर सो मैनी रिलैक्सेशंस ऑन कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, तो जो ये गैप है क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और इस बार अपने पिछले 3 सालों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जिस तरीके से ये क्रेडिट ग्रोथ में और जिस तरीके से डिपॉजिट ग्रोथ में डिफरेंस बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो ये गैप है दिस विल वर्क एज अ बिगेस्ट कंस्ट्रेंट फॉर लोन ग्रोथ। क्यों? क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डिपॉजिट ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा तो उसका क्रेडिट ग्रोथ रेट से क्या लेना देना। अगर क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच में डिफरेंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी पर क्या पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही इसका मतलब जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज़ हैं वो सेविंग नहीं कर रही, वो डिपॉजिट नहीं कर रही, बैंक्स में पैसा जमा नहीं कर रही। और अगर बैंक में पैसा जमा नहीं हो रहा, फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा नहीं आ रहा है, हाउस होल्ड सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहाँ से क्रेडिट लैंड करेंगे या लोन देंगे इंडिविजुअल एंटिटीज़ को। क्योंकि बैंक्स जो हैं वो इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं, उनके पास खुद का एक फिक्स्ड कैपिटल होता है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड से, ऑर्गेनाइजेशन से जो सेविंग्स होती हैं उन सेविंग्स को ही लैंड किया जाता है, और जो डिफरेंस जो ये देते हैं डिपॉजिट में वो उस इंटरेस्ट रेट
और जो लेंड करते हैं उसके इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होता है वो बैंक्स का, फाइनेंशियल एंटिटीज़ का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर डिपॉजिट्स ही नहीं होंगे तो बैंक्स जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो कहाँ से लेंडिंग करेंगे? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कैपिटल उनके पास नहीं होता, इतने कैपिटल से वो पूरी इकोनॉमी की जो लोन की डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से डिपॉजिट ग्रोथ रेट पेस नहीं अचीव कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन के सामने आ रहा है इंडिया में प्री पैंडेमिक क्रेडिट ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए। According to the recently published data by Reserve Bank of India, credit growth rate in the system for fortnight ended June 17 was 13.2%, जबकि डिपॉजिट रेट सेम पीरियड में 8.3% का है। तो ग्रोथ रेट यानी जो लोन की डिमांड है वो 13.2% तक बढ़ रही है, लेकिन जो डिपॉजिट है वो केवल और केवल 8.3% तक इंक्रीज हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 490 बेसिस पॉइंट का गैप है, और ये गैप जो है एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा है इंडिया में लोन ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा बैंक्स के पास, इंडिविजुअल जमा ही नहीं करेंगे बैंक्स में, तो बैंक्स जो है वो लेंड भी नहीं कर पाएंगे। इट विल इम्पैक्ट देयर लेंडिंग कैपेसिटी, और इसी तरह इकोनॉमी में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो भी डाउन होगा, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट डाउन करेगा, फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और डिमांड को भी इम्पैक्ट करेगा। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग इस समय डिपॉजिट ग्रोथ रेट क्रेडिट ग्रोथ रेट से बड़ा चैलेंज है जो आरबीआई और इकोनॉमी फेस कर रही है। और अगर डिफरेंट सेक्टर्स में बात करें तो रिटेल में 16.4% की क्रेडिट ग्रोथ रेट है, सर्विस सेक्टर में 12.9 की, एग्रीकल्चर में 11.8% की ग्रोथ रेट है, इसी तरह सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसमें 8.7% का क्रेडिट ग्रोथ रेट है। और इतने हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट के साथ कैसे इंडियन बैंकिंग या फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो 8.3% के डिपॉजिट रेट से सर्वाइव करेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंज दैट आरबीआई इज फेसिंग नाउ दीज डेज, एंड दिस इज द graphical representation of the credit growth rate and deposit growth rate. This black line indicates the credit growth rate and this yellow bar indicates the deposit. हम देख सकते हैं कि जो गैप है ये कंटिन्यूसली वाइडन हो रहा था, और अब तो जो डिपॉजिट है वो फॉल कर रहा है, नीचे जा रहा है, और जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। जनरल जो ट्रेंड होता है किसी भी इकोनॉमी में, डिपॉजिट जो होता है वो हमेशा, डिपॉजिट रेट जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट रेट से ज़्यादा रहता है, क्रेडिट ग्रोथ रेट से ज़्यादा रहता है। और ये जनरल सिनेरियो, तभी क्रेडिट अवेलेबल होता है बैंक्स के पास, तभी पैसा अवेलेबल होता है क्रेडिट देने के लिए। लेकिन अब इंडिया में फ़िलहाल के लिए जो डिपॉजिट्स है वो डाउनफॉल की सिचुएशन में है इन कंपैरिजन टू द क्रेडिट ग्रोथ रेट, एंड इट्स बिकमिंग अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल फॉर द आरबीआई। एंड दीज are the status of different banks: HDFC, AU Small Finance Bank, Federal Bank, IndusInd Bank, CSB, IDFC, Bank of Maharashtra। इनके डिपॉजिट्स के क्या रेट्स हैं और इनके एडवांसेस लोन जो हैं उसके क्या रेट्स हैं। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, नो नीड टू मक अप दिस डेटा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रिसेशन स्पेक्ट्रम हॉन्ट्स मार्केट अनलाइकली टू बॉटम आउट सून। एक तरफ जहां क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से टेंस हो रही है, और जो अदर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस में जिस तरह से इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन से जिस तरह से इकोनॉमीज इम्पैक्ट कर रही हैं, उसको देखते हुए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, या हम बोल सकते हैं रिसर्च बेस्ड फर्म है नोमुरा, उसने एंटिसिपेट किया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जो सिचुएशन है उसको रिकवर करने के लिए, रिसेशन की कंडीशन से बाहर आने के लिए फ़िलहाल के लिए इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल शॉक देखने को मिले हैं पैंडेमिक के बाद, अब जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिसेशन ग्लोबली देखने को विजिबल हो रहा है, इसको फ़िलहाल के लिए इसमें अभी टाइम लगेगा, और इसकी वजह से जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे एज़ पर द नोमुरा। तो जो ग्लोबल, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है वो फ़िलहाल के लिए अभी बॉटम आउट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जो रिसेशन का फियर है इन्वेस्टर्स के माइंड में, वो अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉक मार्केट्स को रिकवर नहीं करने देगा। तो जो डाउनफॉल दिख रहा है हमें स्टॉक मार्केट में, वो फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी भी रिसेशन को लेकर के फियर में, और इन्वेस्टर्स अगर फियर में हो तो डेफिनेटली दे विल नॉट इन्वेस्ट, और इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट कोई भी ग्रो नहीं करेगी। तो और इसके अलावा नोमुरा एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यूएस इकोनॉमी जो है वो
अप्रॉक्सीमेटली 5 स्ट्रेट क्वार्टर्स में अपना जीडीपी डिक्लाइन रजिस्टर करेगी। नोमुरा के अकॉर्डिंग यूएस की इकोनॉमी जो है आगे आने वाले 5 क्वार्टर्स तक जीडीपी डिक्लाइन फेस कर सकती है बिकॉज ऑफ दीज रिसेशनरी winds. However, the silver lining is that the recession will be shallow. बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा. A peak to through decline in US real GDP of around 1% in this cycle compared to the decline of nearly 10% during the pandemic and 4% during the global financial crisis. तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में जो जीडीपी डाउन होगी यूएस की, उसको लेकर के एंटिसिपेशन किया है। नोमुरा ने बोला है कि जैसा पैंडेमिक में इम्पैक्ट देखने को मिला था, ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन क्राइसिस 2008 में जो हुई थी, उस समय जो रिसेशन में यूएस इकोनॉमी की कंडीशन हुई थी, यूएस इकोनॉमी का जो सिचुएशन थी, वैसा इंटेंस रिसेशन अभी नहीं आएगा। जो रिसेशन आएगा वो बहुत शैलो रहेगा, कुछ क्वार्टर्स तक ही स्टे करेगा। तो जैसा कि पैंडेमिक में 10% तक जीडीपी फॉल हुई थी यूएस की, 2008 में जो लेमन ब्रदर क्राइसिस हुई थी उस समय 4% का फॉल देखने को मिला था। इतना इंटेंस फॉल देखने को नहीं मिलेगा एज पर द नोमुरा, बट येस देयर विल बी द फॉल अराउंड 1.5% और डेक्लाइन इन यूएस रियल जीडीपी ऑफ अराउंड 1.5% विल बी और मे बी देयर। और हिस्ट्री अगर देखें तो हिस्ट्री ये बताती है कि स्टॉक टेंड्स आउट टू बॉटम आउट ड्यूरिंग द रिसेशन। तो रिसेशन के समय जो मार्केट्स होती हैं वो डाउन होती है डेफिनेटली, और इसका मतलब इन्वेस्टर्स को अभी ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा in order to have the likely bottom in global stock. और ये हम न्यूज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अप्रॉक्सीमेटली जो न्यूज़ है नोमुरा की जो रिपोर्ट है, दिस इज़ ऑन यूएस इकोनॉमी, जिसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उस पर अगर कुछ भी रिसेशन या कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन आ रही है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड की अदर इकोनॉमीज़ पर देखने को भी मिलता है। और इंडिया और यूएस के बीच में जिस तरीके से ट्रेड रिलेशन है, डेफिनेटली अगर यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्लियरली विजिबल होगा, जैसा कि 2008 में भी हुआ था लेमन ब्रदर क्राइसिस के समय। तो नोमुरा ने क्लियरली इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को लिखा भी है अपनी रिपोर्ट में कि जो एशियन स्टॉक हैं वो भी इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट से इम्यून नहीं रहेंगे। केवल यूएस स्टॉक में ही बॉटम हमको नहीं देखने को मिलेगा, ये बॉटम आउट जो है वो एशियन स्टॉक्स पर भी क्लियरली विजिबल होगा, और जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, रिवाइव करने के लिए फिर से मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन ये विंड्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। तो जैसे कि यूएस इकोनॉमी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, उसी तरह से अदर एशियन इकोनॉमीज़ और अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज़ पर भी यही जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सेम डिसीजन पैटर्न फॉलो करेंगे। तो और इसके लिए, और अगर यही पैटर्न रहा मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को फिलहाल के लिए भी ज़्यादा वेट करना है फॉर गेटिंग द बेनिफिट or profitable equity market or stock. So this is the different stock markets इन द वर्ल्ड, और उसमें क्या क्या चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इंडिया के जो टॉप 2 बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो कहाँ प्लेस कर रहे हैं। निफ्टी 50 और एस.एन.पी. BSE सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली -8.8 से लेकर के -8.6% तक का डेक्लाइन देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और यही सेम पैटर्न अदर एशियन इकोनॉमीज पर भी विजिबल है। दैट इज बिकॉज ऑफ द US and other global financial crisis. अब देख लेते हैं some other news clips. Industry body protest 5% GST on hospital room rent. तो इंडस्ट्री और जो ट्रेड चैम्बर्स हैं, एसोसिएशन बॉडीज हैं, दे आर रेजिंग देयर कंसर्न ऑन सम ऑफ द लास्ट वीक डिसीजंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। कौन सा डिसीजन? हॉस्पिटल को लेकर बेसिकली जो डिसीजन हुआ है, जहाँ पर हॉस्पिटल जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन सर्विसेज पर जीएसटी टैक्स लगाया गया है, उसको लेकर के जो इंडस्ट्री और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, चैम्बर्स हैं, दे आर एक्चुअली वॉइसिंग देयर कंसर्न फॉर स्पेशली फॉर टैक्सिंग हॉस्पिटल रूम टैरिफ्स एंड ब्रिंगिंग अनब्रांडेड पैकेज्ड कंज्यूमर आइटम विद इन द टैक्स नेट। और इसी के लिए फिकी ने FICCI, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा भी है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं या जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको
0% GST टैक्स सर्विसेज के परव्यू में या नेट में लाया जाए। तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन पर 0 GST लगाने की बात कही है, उनको बेसिकली GST एग्जेम्प्ट करने की बात कही है फिक्की ने, मोर स्पेसिफिकली ऑन हेल्थ केयर सर्विस स्पेक्ट्रम्स। इसके अलावा ये तो बोला है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उस पर आप 0% टैक्स लगे। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC प्रोवाइड करने की भी आप फैसिलिटी दीजिए। तो इन 2 इश्यूज़ को फ़िलहाल के लिए, इसके अलावा कई और सारे इश्यूज़ को फिक्की ने यूनियन मिनिस्ट्री को लिखा है कि ये सारे रिक्वेस्ट करिए कि ये सारे जो डिसीजंस हैं रिसेंटली जो GST काउंसिल में लिए गए दैट विल इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी निगेटिवली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। होटल्स कांट लेवी सर्विस चार्ज बाय डिफॉल्ट सेज CCPA। CCPA स्टैंड्स फॉर सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये आप याद रखेंगे, अगर ये न्यूज़ में है तो ये आपके एग्जाम का प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। द सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मंडे को होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को मना किया है। किस चीज़ के लिए मना किया है? फ्रॉम लेविंग द सर्विस चार्ज। आप देखेंगे जब कभी आपने बिल देखा होगा तो चाहे रेस्टोरेंट और होटल में सर्विस चार्ज का एक सेक्शन होता है। तो अब मंडे को CCPA ने होटल एंड रेस्टोरेंट्स को डायरेक्शन दिए हैं कि वो फूड बिल्स में डायरेक्टली या बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सर्विस चार्ज हमेशा से ही कंज्यूमर की विलिंगनेस पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है। वो सर्विस से अगर खुश है तो वो सर्विस चार्ज देगा। लेकिन होता क्या है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बिल, स्पेशली फूड बिल्स, तो वहाँ पर सर्विस चार्ज एडिशनली और बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं। तो उसी को लेकर के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मंडे को बोला है होटल एंड रेस्टोरेंट्स को कि बाय डिफ़ॉल्ट फूड बिल में कोई भी सर्विस चार्ज ऐड नहीं किया जाएगा। And CCPA has also allowed the customer to file the complaint in case of violation. It means अगर कस्टमर को लगता है कि किसी भी कंपनी ने, किसी भी रेस्टोरेंट होटल ने बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज ऐड किए हैं बिल में विदाउट द परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ द कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर वायलेशन का नोटिस, वायलेशन की कंप्लेंट कर सकता है CCPA को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। इसके अलावा ये भी बोल दिया कि अगर सर्विस चार्ज रिमूव किया जा रहा है तो आप किसी और नाम से सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स नहीं लगा देंगे, कि आप सर्विस टैक्स ना लिखें, उसको किसी से कन्वीनियंस टैक्स या कोई और टैक्स लगा करके सर्विस चार्ज आप कंज्यूमर से ले लें, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो होटल्स को क्लियरली इन्फॉर्म किया गया है कि सर्विस चार्ज पे करना, सर्विस टैक्स पे करना टोटली कंज्यूमर का डिस्क्रिशन है। अगर कंज्यूमर चाहे तो वो आपको सर्विस टैक्स दे और चाहे तो ना दे, आप उसको फोर्सफुली इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी कंज्यूमर पर, किसी भी कस्टमर पर, ना सर्विस चार्ज के नाम से, ना सर्विस टैक्स के नाम से, ना ही किसी और नाम से। और अगर किसी कंज्यूमर को ये मिलता है तो वो सीधे सीधे CCPA में कंप्लेन कर सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड स्लाइड 5 BPS इन टैंडम विद US। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो मंडे को शार्पली फॉल करी, जस्ट लाइक द US बॉन्ड यील्ड। अब फॉल करी, अगर US बॉन्ड यील्ड फॉल करी है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड फॉल करी, तो इसका कोई रीज़न होगा, बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ वीकनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस है कि रिसेशन के कंसर्न, ग्रोथ GDP डाउन होने के कंसर्न की वजह से जो स्टॉक्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और यही इम्पैक्ट हमें US बॉन्ड यील्ड और इंडियन गवर्नमेंट जो 10 ईयर्स बॉन्ड है उनकी यील्ड पर देखने को मिला। एज अ साइन ऑफ वीकनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड वाइड रेज द क्वेश्चन ओवर द डिग्री ऑफ पॉलिसी टाइटनिंग। तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग को लेकर के जो कंसर्न है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो सिनेरियो है वो हर इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली फेस कर रही है, तो उसके सेंट्रल बैंक जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो पहले इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट कर रहे थे वो अब उतनी एंटिसिपेट नहीं कर, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा लोन जो है महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे होंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस होगा और इकोनॉमी जो है वो भी डाउनफॉल की सिचुएशन में जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और यही सेम रीज़न की वजह से मंडे को भी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड और US बॉन्ड में फॉल देखने को मिला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया गाइडिंग वर्ल्ड इनटू 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मोदी।
गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 को सेलिब्रेट करते हुए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि जिस तरीके से इंडिया नई टेक्नोलॉजी को, आईटी टेक्नोलॉजी को, आईटीएस टेक्नोलॉजी को इम्बाइब कर रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंडिया में इंडिविजुअल्स की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है, सर्विस डिलीवरी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है, इसको देखते हुए इंडिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इनटू अपकमिंग 4.0 4.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो आईटी टेक्नोलॉजी को लेकर के जिस तरीके से आईटी टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ है इंडिविजुअल्स लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, उसको देखते हुए इकोनॉमिस्ट और जो हैं एक्सपर्ट्स ये हैं उनका ये कहना है कि not only India but the global level, the industries are going to witness, or the economies are going to witness a 4.0 level or the next industrial revolution, 1.0, 2.0, 3.0, now 4.0. It means fourth phase of industrial revolutions are going to be happen because of the disruptive technology, disruptive IT टेक्नोलॉजी। और उसी को लेकर के डिजिटल इंडिया वीक जो कि गांधीनगर में सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के रोल को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया और कहा कि इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इंडिविजुअल्स की लाइफ को चेंज कर दिया है। और जिस तरीके से इंडिया टेक्नोलॉजी को, मोर स्पेसिफिकली आईटी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, उसको देखते हुए ये श्योर है कि इंडिया डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पर और नई अपकमिंग टेक्नोलॉजी पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला और वर्ल्ड को गाइड करेगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अदर एस्पेक्ट में भी यूज़ किया जा सकता है फॉर बेटर लाइफ्स and sustainability. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.